हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसे आप लोग लगातार अध्ययन करते हुए मानसिक थकान महसूस करते हैं और फिर उस थकान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोककर विश्राम करते हैं और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ने लगते हैं। इस तरह से अध्ययन करना आपके मानसिक थकान को दूर करता है और आपका अध्ययन करना रुचिपूर्ण बन जाता है। ठीक वैसे ही भाषा लेखन में भी एक विश्राम, एक ठहराव की आवश्यकता होती है। इसी ठहराव या विश्राम को विराम कहते हैं। स्टूडेंट्स, भाषा लेखन में भाव या विचारों को सही रूप से दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विराम चिन्हों के विविध रूपों के बारे में सीखने वाले हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को देखने और समझने से पहले विराम चिन्ह कहते किसे हैं, प्रयोग क्यों कर किया जाता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इन तमाम बिंदुओं पर पहले हम ध्यान दे लेते हैं कि भाषा व्यवहार यानी जो हम वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं या लिख कर हम किसी को अपने संदेश को भेजना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं, तो ये भाषा व्यवहार होता है। तो भाषा व्यवहार में कभी वाक्य के उपरांत, कभी वाक्यांश पर और कभी कभी एक शब्द पर ही वक्ता यानी बोलने वाला कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। इसी ठहराव को भाषा लेखन में विराम चिन्हों के नाम से जाना जाता है। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। भाषा की अभिव्यक्ति यानी जब आप कुछ बोलते हैं तो उस अभिव्यक्ति में भावों को यानी आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती है, जो चेहरे से, चेहरे के हाव भाव से जो प्रकट होती है, तो भावों को प्रकट करते समय बीच बीच में सांस लेते वक्त, किसी वाक्यांश पर बल देते समय, किसी को समझाते हुए ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इसी ठहराव को विराम कहा जाता है। इसी ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इस एक लाइन को आप देखिए, ये लाइन पढ़ाओ मत खेलने दो, इसको आप सार्थक वाक्य अपने अपने आधार पर आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में कर दें तो अपने आप ये वाक्य संपूर्ण रूप से सार्थक हो जाएगा। जैसे अब यहां पर आप अगला वाक्य देखिए कि पढ़ाओ, अब यहां पर मैंने विराम चिन्ह, जो कि अल्प विराम कॉमा इंग्लिश में कहते हैं, मत खेलने दो। तो यहां पर विराम चिन्ह का जब हमने प्रयोग कर दिया तो यहां पर यह रूप निकल कर आ रहा है, यह भाव निकल कर आ रहा है कि मत खेलने दो, खेलने से मना किया जा रहा है और पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। अगला यही वाक्य पढ़ाओ मत, अब यहां पर अल्प विराम का प्रयोग कर दिया गया, खेलने दो। मतलब अब यहां पर इसका भाव क्या निकल के आ रहा है कि खेलने के लिए स्वीकृति दी जा रही है, पढ़ने से मना किया जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से एक छोटे से चिन्ह ने अर्थ का जो रूप है वो ही पूरी तरह से बदल दिया कि एक वाक्य में मना किया जा रहा है खेलने से और दूसरे वाक्य में स्वीकृति दी जा रही है, खेलने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन चिन्हों को, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, ये विराम चिन्ह भाषा प्रयोग में एक सुंदरता, एक सार्थकता लाने का कार्य करता है। हिंदी विद्वान कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह अनगिनत हैं, अनेकों रूप में हैं, लेकिन हिंदी भाषा में कामता प्रसाद जो हिंदी विद्वान हैं
के विचारों को आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। इनके मतानुसार पूर्ण विराम चिन्ह, ये जो खड़ी पाई है, ये हिंदी भाषा में पूर्ण विराम कहलाता है और इंग्लिश में इसी को हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। मतलब यहाँ पर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पूर्ण विराम चिन्ह ही अपना हिंदी का विराम चिन्ह है। बाकी जितने भी विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा के लेखन शैली में किया जाता है वो अधिकतर अंग्रेजी भाषा से आगत किया गया है, लिया गया है। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से विराम चिन्हों के रूप को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो पहले हम समझ लेते हैं। फिर एक एक करके विराम चिन्हों के लगभग जितने भी रूप हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह या निशान। अच्छा, एक चीज यहां पर और आप समझ लीजिए, चिन्ह शब्द जब हम बोलते हैं तो लेखन शैली में चिन्ह शब्द चिन्ह होता है और हम बोलते चिन्ह हैं, तो ये अशुद्ध हो गया। चिन्ह बोलना अशुद्ध है, लेकिन चूंकि यूज टू हो चुके हैं, यही हमारी जुबान पर बैठ चुका है, तो हम चिन्ह ही बोलते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप चिन्ह है। तो बोलने में हम भले ही अशुद्ध कर रहे हों, लेकिन लेखन शैली में चिन्ह का सही सार्थक रूप ये रहेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चिन्ह यानी मार्क, निशान हिंदी में जिसे आप कहते हैं। अब यहां पर देखिए पूर्ण विराम, ये खड़ी पाई, फुल स्टॉप इंग्लिश में कहते हैं। उपविराम कॉलन इंग्लिश में कहा जाता है, दो डॉट जिसे हिंदी में विसर्ग के रूप में भी लिया गया है। अर्ध विराम एक आप फुल स्टॉप ऊपर कह सकते हैं और एक कॉमा कह सकते हैं, यानी कॉलन और कॉमा, सेमी कॉलन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अल्प विराम कॉमा, ये और पूर्ण विराम और संयोजक, ये तीन ऐसे विराम चिन्ह हैं जिनका बहुतायत के साथ हिंदी भाषा लेखन शैली में प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आप मार्क जो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क हो गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखिए खड़ी पाई उसके नीचे डॉट है, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी जो रूप होता है। उद्धरण चिन्ह, अच्छा ये उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा या दोहरा। देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। योजक चिन्ह हाइफन जिसे आप कहते हैं, छोटा सा डैश, और इसी का डबल अगर डैश को बढ़ा दिया जाए तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाता है, साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहा जाता है और ये उसका रूप है कॉलन और डैश, कॉलन प्लस डैश। फिर कोष्टक चिन्ह, अच्छा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर हम यही करते हैं, बाकी ये सब गणित में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका रूप यहाँ पर समझ लेना जरूरी है। इसे हम हिंदी भाषा में छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक चिन्ह कह सकते हैं, इंग्लिश में से ब्रैकेट कहा जाता है। हंस पद चिन्ह या विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह, इसे काकपद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोई चीज छूट जाती है लिखते समय तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऑब्लिवाइन साइन जिसे आप कहते हैं। कुछ और चिन्ह है, संक्षेप चिन्ह या इन्हें लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। ये जीरो की तरह बीच में गैप रहता है, एब्रिवेशन साइन इसे कहा जाता है। लोप सूचक चिन्ह, अब ये दो प्रकार का है, यानी कोई चीज़ जो है मिस हो जाती है तो या तो हम 3 एक्स लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं, ये मार्क ऑफ ओमिशन कहलाता है। दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह, इसे डबल एस इंग्लिश के आकार के रूप में, यानी जब किसी शब्द को खींचा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति यानी फिर से रिपीट होना, बार बार। रिपीट पॉइंटर साइन जिसे आप कहेंगे। तारक चिन्ह या टीका सूचक, यानी कोई चीज़ इंडिकेट करना हो तो उस समय इस प्रकार के, अब ये स्टार मल्टीप्लाई का ले लीजिए, प्लस का ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो गिनती के हिसाब से ये इंडिकेट करना होता है कि कहीं पर ये लगा, इसका मतलब कहीं पर कुछ नोट दे दिया गया, एक तरह का टीका कर दिया गया। रेखांकन जिसे आप अंडरलाइन मार्क कह सकते हैं। तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह, इज इक्वल, बराबर, समता वाला जिसे आप कह सकते हैं, इक्वल साइन कहते हैं। वैकल्पिक या फिर अथवा, ये वैकल्पिक चिन्ह है, ऑप्शनल मार्क। इतिश्री समाप्ति सूचक चिन्ह, अब ये कई प्रकार से होता है, नहीं जब कोई चैप्टर, कोई मैटर या कोई आर्टिकल जब खत्म हो जाता है तो लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के एंड में इस प्रकार के मार्क लगाए जाते हैं, ये आपका एंड साइन कहलाता है। अब इस वजह से हम अगले स्लाइड के माध्यम से एक एक विराम चिन्हों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पूर्ण विराम चिन्ह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंग्लिश में फुल स्टॉप डॉट रहता है
और हिंदी में उसी को खड़ी पाई। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंदी का इकलौता अपना खुद का विराम चिन्ह है, बाकी तो आगत विराम चिन्ह आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अर्थ की पूर्णता को दर्शाता है, यानी जब आप कोई बात कहते हैं और वो कंप्लीट अर्थ दे देता है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य के बिल्कुल अंत में। प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त, यानी क्वेश्चन वाले जो प्रश्न वाले जो सवाल वाले वाक्य होते हैं उनके अलावा हर तरह के वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर आप देख लीजिए, सुधा भोजन बनाती है, ये जो मैंने रेड मार्क में किया है ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह का है, ये अलग से इंडिकेट करना एक मेरा मकसद है जिससे आप समझ सकें। सुधा भोजन बनाती है, पूर्ण विराम चिन्ह। लता गाना गाएगी, पूर्ण विराम चिन्ह। रमेश दुकान पर गया, पूर्ण विराम चिन्ह। अब पूर्ण विराम चिन्ह और भी दूसरी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे भाषा में हम कविता वगैरह पद वगैरह पढ़ते हैं, खासकर छंद, दोहा, चौपाई या श्लोक में यति, ये छंदों के चरणों में वो स्थान जहाँ पढ़ते समय उनकी लय को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो उसे यति कहते हैं। तो उसकी जगह पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक दोहा है कबीरदास जी का कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब देखिए यहाँ पर एक खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। इसका दूसरा वाक्य लाइन है कि जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो ये इस प्रकार से भी आप पूर्ण विराम का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी पंक्तियों में पहली पंक्ति में एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि दूसरी पंक्ति में दो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति दोहे की या किसी चौपाई की तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से जब रहता है तो पहले तीसरे में पहले एक एक पूर्ण विराम रहेगा और दूसरे में जो है दो पूर्ण विराम चिन्ह रहता है। ये यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना। जैसे काहे को दुख दीजिए साईं है सम्माही, अब देखिए एक पूर्ण विराम है। दूसरी लाइन जब कंप्लीट करता है दोहे, कंप्लीट हो रही हो जिस लाइन से दोहा, तो वहां पर दो पूर्ण विराम का होता है कि दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। तो यहां पर देखिए दो पूर्ण विराम का प्रयोग यहां पर किया गया है। अब ऐसे वाक्य जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न किया जाता है, यानी डायरेक्ट नहीं, वहां पर भी प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह नहीं अपितु बल्कि पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ये बहुत अहम बात स्टूडेंट्स ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट ना करके, प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली किया जाता हो, तो ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क नहीं, उसकी जगह पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण यहाँ पर देखिए, पता नहीं कल क्या होगा। देखिए क्या शब्द क्वेश्चन मार्क के लिए है, पर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। यदि वाक्य, यही वाला वाक्य इस प्रकार से हो कि कल क्या होगा, तो ये सवाल किया जा रहा है सामने वाले से डायरेक्ट। अब जब इस प्रकार से क्वेश्चन वाक्य बोला जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, न कि पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस प्रकार के वाक्यों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो मुख्य विराम चिन्ह है वो उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह। ये दो विसर्ग की तरह दो डॉट रहते हैं, कॉलन इसे आप कह सकते हैं। किसी भी शब्द की सीमा निर्धारण हेतु या फिर लिखित संवाद, जो डायलॉग्स होते हैं दो लोगों के बीच में बातचीत में, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत कम ठहराव, बहुत ही कम रुकना होता है। जैसे विज्ञान एवं तकनीकी, अब यहां पर डॉट दिया गया है, तो यहां पर किस तरह से रुकना, विज्ञान एवं तकनीकी वरदान या अभिशाप। कोरोना एक महामारी। अब ये तो हो गया शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए। अब दूसरा यहां पर जो उदाहरण दिया गया है वो संवाद के आधार पर, दो लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तब भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, श्याम कल विद्यालय चलोगे? श्याम, नहीं, मैं कल बाजार जाने वाला हूं। तो देखिए विराम चिन्हों का जब हम प्रयोग करते हैं तो भाषा निखर जाती है, उसका एक अच्छा एक मतलब, एक अर्थ निकलने लगता है। अर्धविराम तीसरा चिन्ह यहां पर देखिए, सेमीकोलन इंग्लिश में जिसे कहते हैं। इसको समझिए आप कि जब एक वाक्य का भावार्थ दूसरे वाक्य में पूरा होता है, नहीं एक उपवाक्य एक मुख्य वाक्य, एक तरह से आप कह सकते हैं, मिश्र वाक्य वाले जो उदाहरण होते हैं। तो जब एक वाक्य का भावार्थ दूसरे वाक्य में पूरा होता हो या दूसरे वाक्य का भाव पहले वाले वाक्य के माध्यम से प्रकट होता हो, वहां पर लगने वाला विराम चिन्ह
अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम चिन्ह की जगह पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अल्प विराम की जगह अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। जिन वाक्यों का पठन, यानी जो भी आप वाक्य पढ़ रहे होते हैं, तो पठन करते समय पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता हो या ठहरना पड़ता हो, तो इस तरह से वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में अधिकतर तुलनात्मकता यानी कंपैरिजन आता है, उसका बोध होता है। जैसे वो ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। देखिए, इन एक दूसरे में भाव निकल रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है, कंपेयर करना है, जो मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। या फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रमेश ईमानदार व्यक्ति है, अर्धविराम, परंतु वो पढ़ने में कमजोर है। रमेश ईमानदार व्यक्ति है, परंतु वो पढ़ने में कमजोर है। तो जहां पर पूर्ण विराम से कम रुकना हो और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो, वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, ये भाषा लेखन में अल्प विराम का प्रयोग बहुतायत के साथ किया जाता है। तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से कई उदाहरणों के माध्यम से एक एक करके समझते हैं। पहले इसका रूप समझ लेते हैं कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग अर्ध विराम की तुलना में या बोलते समय, लिखते या बोलते समय कम ठहराव, जहां पर कम ठहरना हो वहां पर किया जाता है। भाषा अभिव्यक्ति यानी लेखन शैलियां बोलने में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से निम्नलिखित अवस्था में, यानी एक दो रूप नहीं, कई रूपों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। जिस वाक्य में दो से अधिक एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता हो और उन शब्दों में संयोजक शब्द जो आपको वाक्यों को जोड़ने वाले हों, जैसे और, तथा, एवं, व आदि जैसे शब्द की संभावना रहे, उस समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए कि अशोक बाजार से आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च लेते आए। मतलब यहां पर देखिए, जिन वाक्यों में दो से अधिक एक जैसे शब्दों का, आप देखिए यहां पर सब्जी के बारे में बताया जा रहा है, तो देखिए जहां जहां नाम आया है, आप देखिए यहां पर कॉमा लगाया गया, अल्प विराम लगाया गया है। या फिर दो वाक्यों के मध्य जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, यानी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, शामिल हो एक दूसरे में, वहां पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे वाक्यों में अर्ध विराम चिन्ह लगाया जा सकता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया। जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, ये मैं जानता हूं, यानी यहां पर इसका भाव इस पर डिपेंड कर रहा है। ये मैं जानता हूं कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ये मैं जानता हूं। शब्द युग्म के शब्दों में अलगाव दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जैसे रात, दिन, रूप, रंग, छोटा, बड़ा, माँ, बाप इत्यादि। तो जहां पर शब्द युग्म शब्द एक साथ कंटिन्यू आ रहे हो, तो वहां पर हम आप देख सकते हैं कि यहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। किसी व्यक्ति से संबोधित यानी उससे बातचीत करते हुए, उससे मुखातिब होते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए या उसी से बात करना, संबोधन करना, इस समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुधा क्या कर रही हो, कमलेश इधर आओ। तो देखिए हल्का सा रुकना, यही आपका कॉमा होता है। पत्र लेखन में अभिवादन और समापन में अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे पूज्य पिताजी, कॉमा है यहां पर, अल्प विराम। आदरणीय गुरुवर, अल्प विराम। मान्यवर, अल्प विराम। बहुदीय, अल्प विराम इत्यादि। तो जहां पर अभिवादन और समापन वाले शब्द हों, उनके साथ भी हमको अल्प विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। किंतु, परंतु, क्योंकि और इसलिए, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब जहां पर ये शब्द आएंगे उनसे पहले आपको अल्प विराम चिन्ह लगाना होगा। जैसे उदाहरण, मैंने कहा था किंतु, देखिए किंतु आया, किंतु के पहले आपको अल्प विराम चिन्ह लगाना है। तो मैंने कहा था किंतु उसने मेरी ना सुनी, वो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई की थी। तो क्योंकि ये समुच्चय बोधक है और इससे पहले आपको अल्प विराम चिन्ह लगाना है। प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जो होते हैं, डायरेक्ट कथन, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगता है, अथवा दोहरे उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उसने मुझसे कहा तुम कब आओगे। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके पहले आपका
अल्प विराम चिन्ह आया है। गांधी जी का कहना है अहिंसा परमो धर्मा, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके पहले अल्प विराम आया है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, उद्धरण चिन्ह हो, दोहरा उद्धरण चिन्ह हो, उससे पहले हमको सिंगल कॉमा लगाना पड़ता है। अगला अल्प विराम कहां पर लगता है वो देख लीजिए। हाँ शब्द है, नहीं शब्द है, बस है, सचमुच है, अच्छा है जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद, यानी ये सारे शब्दों के बाद फौरन अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सचमुच आपने अच्छा काम किया, नहीं तुम नहीं जा सकते, हाँ मैंने उससे बात कहा था। अच्छा तो ये बात है। तो देखिए यहां पर सचमुच के बाद, नहीं के बाद, हाँ के बाद, अच्छा के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यदि किसी वाक्य में तारीख, महीना और साल रहे तो वर्ष से पहले यानी साल के पहले, ईयर से पहले, या फिर तारीख डेट के बाद फौरन अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण देख लीजिए 25 दिसंबर 1977 ईस्वी, साल के पहले, महीने के बाद। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अंकों को यानी गिनती, जो मार्क्स, जो नंबर होते हैं, अंकों को दर्शाते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 या 21, 100, 1000, ये मैंने ऐसे नॉर्मली ले लिया। हर अंक के बाद देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति यानी रिपीट होना बार बार, ऐसे वक्त पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुको रुको, देखिए दोनों बार आया है, पुनरावृत्ति हुई है, दोनों शब्द एक समान है और रिपीट हुआ है, तो यहां पर अल्प विराम। मैं भी चलता हूं, हाँ हाँ साथ में चलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कहां पर हम किसके बाद फौरन हमको अल्प विराम चिन्ह लगाना रहता है। अब हम अगला महत्वपूर्ण चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। जिन वाक्यों से प्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जब क्वेश्चन किए जाने का बोध होता हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब जाने वाले हो, ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है, आपने भोजन कब किया, तो जब प्रश्न प्रत्यक्ष किया जा रहा हो तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिनमें प्रश्न का भाव रहता है, क्या, क्यों, कैसे शब्द हो या नहीं हो, लेकिन भाव सवाल वाला हो, प्रश्न वाला हो, तो भी वहां पर क्वेश्चन मार्क होता है। आप यहां पर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप लौट आए, तुमने भोजन कर लिया। देखिए यहां पर क्या, क्यों, कैसे जैसे शब्द नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि भाव प्रश्न वाला है इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कभी कभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द होने के बावजूद प्रश्न का बोध नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। मतलब क्या, क्यों होने के बावजूद प्रश्न वाला बोध ना हो तो फिर क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगा। उदाहरण देख लीजिए, उसने मुझसे कहा था कि वो कहां सोएगा। अब यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है ना, सीता ने कल बताया था कि वो कब जाने वाली है। तो यहां पर जब भाव प्रत्यक्ष ना हो क्वेश्चन का तो वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। अगला चिन्ह है विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी वाला। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम ऐसे भावों की अभिव्यक्ति होती हो वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। बहुत आसान होता है, वाह, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक, क्या दृश्य है, अरे कब आए, हे भगवान, बहुत दुखद घटना है। तो देखिए जहां पर इस प्रकार के भावों का, हर्ष, शोक, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम जैसे भावों की अभिव्यक्ति होती हो वहां पर हमको इन चिन्हों का प्रयोग यानी विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अगला उद्धरण चिन्ह। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, या इनको अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, सिंगल या डबल, इकहरा और दोहरा। इस विराम चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, या फिर लेखक या कवि का नाम या उपनाम, किसी भी तरह का शीर्षक हो, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिकाओं के नाम को विशेष रूप से दर्शाने हेतु लिखते समय इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति कनुप्रिया को लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, डॉक्टर धर्मवीर भारती, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इकहरा उद्धरण चिन्ह, की कृति कनुप्रिया, इकहरा
उद्धरण चिन्ह। महात्मा गांधी, देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिन्हें देश को स्वतंत्रता दिलाई। गीता एक धार्मिक पुस्तक है, गीता को हमने विशेष दिखाने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। दोहरा उद्धरण चिन्ह देख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब हम कोई परिभाषा, डेफिनेशन, प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो कमेंट होते हैं, बातें होती हैं, कहावत हो गया, कोई प्रसिद्ध उक्ति हो गई, कोई पंक्ति हो गई, जब इसको लिखते हैं उस समय हमको दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे रमेश ने कहा, अब ये डायरेक्ट बात हो रही है, मुझे विद्यालय जाना है, डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह आ गया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखिए ये मशहूर पंक्ति उक्ति है, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह डबल किया गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, देखिए यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, उक्ति किसी कहा प्रसिद्ध व्यक्ति के माध्यम से, तो उस प्रकार से हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। तो स्टूडेंट्स, योजक चिन्ह भी अल्प विराम की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है और इसका प्रयोग भाषा लेखन में अल्प विराम चिन्ह की तरह बहुतायत के साथ किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि योजक चिन्ह का मतलब क्या है और उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों, दो विपरीतार्थक शब्दों के मध्य में, वाक्य में प्रयुक्त दोनों पद मुख्य हों, कारक चिन्हों की जगह पर, स्थान पर, तुलना सूचक जैसे सा सी से, इनके लिखने से पहले पुनरुक्ति शब्द, मतलब एक ही शब्द जब दो बार लिखा जाए तो लिखते समय उसी पंक्ति में जब शब्द पूरा नहीं होता, यानी जब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, कोई लाइन लिख रहे होते हैं और सेम लाइन में जब एक पूरा शब्द ना आए और हमें आधा ही शब्द या शब्द के दो वर्ण लिखकर बाकी का बचा वर्ण नीचे की पंक्ति में लिखना हो, तब वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब शब्द पूरा नहीं होता तब लिखे जाने वाले शब्द के फौरन बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर देख लीजिए, विपरीतार्थक, अच्छा बुरा, यानी एक दूसरे के विलोम, एक तरह से कह लीजिए रात दिन सुख दुख। तो यहाँ पर देखिए जो रेड में आई मैंने डैश आप दिख रहे होंगे, यही आपका योजक चिन्ह है। दोनों पद मुख्य, माँ बाप दोनों इक्वल, खाना पानी दोस्त यार, देखिए यहाँ पर आपको योजक चिन्ह दिखलाई पड़ रहा होगा। और शब्द लुप्त हो, जैसे सीता और गीता तो और गायब है, तो सीता गीता, राम और श्याम राम श्याम। तो ऐसे जगहों पर भी जहाँ पर और होने की संभावना हो और न लगाया जाए तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। सहचर शब्द, एक जैसा भाव रखने वाले, जैसे रुपया पैसा धन धान्य, इस प्रकार के शब्दों के मध्य जो है आप योजक चिन्ह आपको लगाना है। संयुक्त क्रियाएं, जैसे हंसना बोलना, चलना फिरना, तो इस प्रकार की क्रियाओं के साथ के मध्य जो है आपको योजक चिन्ह लगाना रहता है। शब्द दो बार प्रयुक्त हो, ये पुनरुक्ति शब्द, आप इसको समझिए, बार बार, थम थम कर, रात रात। तो देखिए बार बार शब्द, मतलब एक ही शब्द कई बार जब दो बार मिनिमम रिपीट हो तो उनके मध्य हम योजक चिन्ह लगाते हैं। कारक के स्थान पर, कंस का वध तो कंसवध, महाभारत का युद्ध तो महाभारत युद्ध, तो इन दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सासी से, जैसे तुलना सूचक शब्द हैं कि चांद जैसा मुखड़ा तो चांद सा मुखड़ा, कमल के फूल जैसा चेहरा तो कमल सा चेहरा, कलियों जैसी मुस्कान तो कलियों सी मुस्कान, ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो तो वहां पर आप योजक चिन्ह लगा सकते हैं। अब निर्देशक चिन्ह देख लेते हैं। ये योजक चिन्ह से डबल साइज में आड़ी खेरा रेखा खींची जाती है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इन चिन्हों का प्रयोग संवाद यानी डायलॉग्स, जब जैसे नाटक में, फिल्मों में दो लोग आपस में बातचीत करते हैं
तो संवादों को के लिखते समय, एकांकी वगैरह जो आप पढ़ते होंगे, संवादों के लिखते समय वाक्य में किसी पद का विवरण देते समय, यानी किसी विशेष बात शब्द को डिस्क्राइब करना, कहना, बोलना, लिखना या बताने जैसे क्रिया वाले शब्दों, ऐसे शब्दों के बाद जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। निर्देश यानी गाइड करना एक तरह से। अब देखें यहाँ पर उदाहरण देखिए, डायलॉग्स के हिसाब से, संवाद के हिसाब से, कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या आज विद्यालय में कोई प्रतियोगिता है? तो देखिए ऋतु का कहना है और ऋतु के साथ जो योजक चिन्ह लगा है वो निर्देशक है। तो यहां पर थोड़ा रुकना होता है। ऋतु, क्या आज विद्यालय में कोई प्रतियोगिता है? निधि, फिर से निर्देशक चिन्ह, हाँ आज विद्यालय में लेखन प्रतियोगिता है। अब देखिए यहां पर नोट जैसे उदाहरण, ये ऐसे शब्दों के बाद हमको निर्देशक चिन्ह इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे नोट, मान लो आप विद्यालय में छुट्टी है तो नोट कल विद्यालय बंद रहेगा। जैसे अब जैसे हम कोई भी बात बता रहे हैं समझाने के लिए, जब हम कोई उदाहरण लेते हैं, अब जैसे ये वाला शब्द जैसे, तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? निर्देशक चिन्ह लगाया। तो ये एग्जाम्पल बताने के लिए हमको जैसे शब्द का जब हम प्रयोग करें तो वहाँ पर हमको निर्देशक चिन्ह लगाना होता है। उदाहरण, जैसे हमने कोई बात की, मान लो परिवर्तन, काल परिवर्तन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब उन 3 भेदों में से किसी एक का उदाहरण बताइए, वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण लिखकर फिर हम नंबर 1 2 3 करके हम उनके एग्जाम्पल बताएंगे। तो उदाहरण शब्द के साथ हमको निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। फिर जब हम ये जो कहना, बोलना जैसे क्रिया वाले शब्द हैं, तो गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, मैंने हंसते हुए कहा मैं हल कर दूंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसने पत्र में लिखा मैं अगले सप्ताह गाँव आ जाऊंगा, मास्टर जी ने बताया 2 और 2 4 होते हैं। तो देखिए जब कहना, बोलना, लिखना, बताना ये ऐसे क्रिया वाले शब्द आए तो उसके साथ आपको निर्देशक चिन्ह लगाना पड़ता है। उसके बाद किसी भी तरह की सूची यानी कोई लिस्ट या कोई डिटेल आपको जब देना हो तो उस समय भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं, अब इस प्रकार हैं कि आगे हमको योजक निर्देशक चिन्ह लगाना है और फिर हमको डिटेल बतानी कि सचिन, सुनील, प्रवीण, जय, सुधीर, रमन, माइकल और प्रणीत कौर, ये हमने डिटेल बताई, लेकिन इस प्रकार हैं यहाँ पर हमको जब लिस्ट किसी के डिटेल बतानी है तो हमको वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना ही करना होता है। अब विवरण चिन्ह, जब भी हम किसी भी पॉइंट को हमको एक्सप्लेन करना होता है, डिटेल में बताना होता है, विवरण देना, डिस्क्राइब करना, बतलाना, तो हमें ऐसे चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो किसी पद को, वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द, उसको स्पष्ट करने के लिए या किसी के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल बताने के लिए, कोई सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब एग्जांपल दीजिए, संधि के 3 भेद होते हैं, अब तीनों भेद हमको बताना है लेकिन उसके पहले हमको ये विवरण चिन्ह देना, इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि हम किसी चीज की डिटेल बताने जा रहे हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इस तरह से 4 युग अग्र लिखित हैं, आगे बताए गए हैं कौन कौन से, ये हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया और उसके बाद चारों युग का नाम हमने यहाँ पर बता दिया। तो इस प्रकार से हमको विवरण चिन्ह का प्रयोग ऐसी जगहों पर करना पड़ता है। उसके बाद कोष्ठक, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये गणित वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हिंदी में बहुत कम इनका प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक, ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, छोटा, मंझला, बड़ा, अधिकतर छोटे का ही प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त किसी विशेष शब्द का अर्थ बताने के लिए, यानी कोई ऐसा शब्द जो समझ से थोड़ा बाहर हो तो उसको आसान करने के लिए। वक्ता के मनोभाव, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, तो डायलॉग्स के साथ हमको वो एक्सप्रेशन, वो भाव हमको बताना होता है, हंसी, मुस्कुराहट, घृणा, नफरत इत्यादि। इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए या किसी भी विषय या मुद्दे को विस्तार पूर्वक बतलाने के समय, उसके रूपों या भेदों को अंकों के साथ दर्शाने के समय इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ग्रीष्म अवकाश, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आसान हमने ब्रैकेट में कर दिया है छोटे से कोष्ठक में, कि गर्मी की छुट्टियों को ग्रीष्म अवकाश कहते हैं, गाँव में ही मनाते हैं। रमेश के मजाक करने पर सुधा मुस्कुराते हुए बोली, मतलब बोल रही है बट उसके चेहरे का भाव, तो इसको हम कोष्ठक में दर्शा रहे हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं, देखिए जो अंक हैं यहाँ पर हम उनको कोष्ठक में बतला रहे हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इस प्रकार से हमको कोष्ठक का प्रयोग ऐसी जगहों पर करना पड़ता है।
अगला विस्मरण चिन्ह, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब ये उसका निशान है, ये उसका चिन्ह, जब किसी वाक्य या वाक्यांश को लिखते समय, जब हम कोई बात लिख रहे हो, कोई लाइन लिख रहे हो, कोई पंक्ति, तो बीच में कभी कभी शब्द लिखने से रह जाता है, तो शब्द भूल से छूट जाता है, तब वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग छूटे हुए शब्द के नीचे लगाकर उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया करते हैं। जैसे मुझे आज विद्यालय में फीस करनी है, अब यहां पर जमा भूल गया, तो यहां पर देखिए, अच्छा, ये चिन्ह दो प्रकार से लगाया जाता है, शब्द के लाइन के नीचे या शब्द के ऊपर। तो मुझे आज विद्यालय में फीस करनी है, जमा छूट गया था, ये निशान लगा के हमने ऊपर जमा लिख दिया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा है, तो क्या है, यहाँ पे हमने आपका विस्मरण चिन्ह लगाया, त्रुटिबोधक चिन्ह, और उसके ऊपर शत्रु जो शब्द छूट गया था वो हमने लगा दिया। तो ये जो है आपका त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह या हंस पद, इसे हम कहते हैं। अगला है लाघव, संकेत वाला चिन्ह। ये अधिकतर हम किसी भी महत्वपूर्ण शब्द को शॉर्ट करने के आधार पर लिखते हैं। किसी भी प्रचलित बड़े शब्द जो चलन में हो, मशहूर हो थोड़ा, ऐसे शब्दों को संक्षिप्त बहुत ही शॉर्ट में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, देखिए जो चिन्ह है ये आपका लाघव चिन्ह हो गया। तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, AMU, डॉक्टर के लिए ड और ये लाघव चिन्ह, मध्य प्रदेश के लिए M और प्र, ये लाघव चिन्ह, पंडित का शॉर्ट फॉर्म प और डॉट, ये लाघव चिन्ह। तो इस प्रकार से हम प्रचलन में शब्दों का शॉर्ट रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लोप चिन्ह, यानी जब हम कोई वाक्य बोल रहे हो, लिख रहे हो, और कुछ ऐसी चीज जिसे हम ना बताना चाह रहे हो, अंडरस्टूड हो, तो ऐसी जगहों पर इनका हम प्रयोग करते हैं, लोप चिन्ह का। तो लोप चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, गुप्त या अभद्र पदों, जो मतलब किसी को बुरा बोलने के हिसाब से हो, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपशब्द हम कह सकते हैं, जो अभद्रता के परिचायक होते हैं, तो उनको हम लेखन शैली में प्रयोग ना करके लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो अपने आप अंडरस्टूड, एक समझ आ जाती है कि हाँ, यहाँ पर क्या शब्द छिपा हुआ है। तो अभद्र पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस पैदा करने या जिज्ञासा बढ़ाने के लिए ऐसे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश अपने मित्र समीर से कहता है, तुम तो बड़े धनी बाप की संतान हो, लेकिन इस फटे हाल में, अब देखिए यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अंडरस्टूड है, मतलब आपकी ये कंडीशन क्यों कर हुई, कुछ तो हादसा हुआ, कुछ समझा नहीं। फिर दूसरा वाक्य आप देखिए, मैंने समीर को समझाया था लेकिन, अब यहाँ पर समझने वाला समझ जाएगा कि उसने माना या नहीं माना या क्या हुआ। तो ये आपका जो चिन्ह है, ये लोप चिन्ह है, जो अंडरस्टूड एक तरह से कि आपको समझा देता है बिना लिखे कि हाँ, यहाँ पर लिखने वाले ने या बोलने वाले ने क्या कहा। अगला दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह, डबल एस आकार में रहता है। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कहाँ जा रहे हो, सुनो बाजार चले जाना, बचाओ मुझे इस शेर से बचाओ। तो देखिए, जब किसी शब्द को खींचा जाए, उसके उच्चारण में खिंचाव आए पुकारते वक्त या बोलते वक्त, तो वहां पर ऐसे चिन्हों का, जिन्हें हम प्लुत चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति, रिपीटेशन जिसे आप कह सकते हैं, अनुवृत्ति, बार बार आना, ये उसके चिन्ह हैं, उसके मार्क हैं। वाक्य या परिच्छेद यानी पैराग्राफ में एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम बाजार से 1 किलो टमाटर ले आना। अब बार बार राम बाजार से 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, ये बोलना, लिखना लेखन शैली में बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए ऐसे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करके हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि राम बाजार से 1 किलो टमाटर ले आना। अब यहाँ पर ये चिन्ह का मतलब ये है वो कि बार बार ये रिपीट, ये लाइन हुई है, ले लेना, या राम बाजार से 1 किलो, राम बाजार से 1 किलो, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पर हमको रिपीट ना करना पड़े, तो ये चिन्ह का प्रयोग लेखन शैली से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हमको करना पड़ता है। उसके बाद टीका सूचक चिन्ह, मतलब ये जो आप यहाँ पर निशान देख रहे हैं, ये चिन्ह है, मार्क है, इनका प्रयोग कैसे किया जाए। जब कोई शब्द किसी परिच्छेद, पैराग्राफ में होता है, और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, खास उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, तो उस शब्द पर एक निशान, एक मार्क लगा दिया जाता है। तो ये लिखने वाले ने जो बताना है
और समझने वाले ने जो समझना है उस चिन्ह के माध्यम से उसको समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले को कि यहाँ पर कुछ है, जिसे नीचे हम इंडिकेशन में दे देते हैं। उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग करके वो सूचना लिख दी जाती है। इन्हीं को टीका सूचक चिन्ह कहा जाता है। रेखा, रेखांकन, अंडरलाइन वाला, जिन शब्दों या वाक्यों के बारे में कोई विशेष टिप्पणी, यानी आदमी का ध्यान उस तरफ जाए ही जाए, निगाहें वहां पर पहुंचे ही पहुंचे, तो जब इस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं लेखन शैली में, तब उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया काव्य की रचना की थी। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये ऑटोमेटिक हमारी निगाह वहां पर जा रही है क्योंकि यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तो ऐसे अपनी तरफ आकर्षित या खींचने वाली लाइन को, ये शब्दों को इस लाइन के माध्यम से, जिसे हम अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह कहते हैं, इसके माध्यम से हम पढ़ने वालों को ये मैसेज दे देते हैं। तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में इक्वल, समता, समानता, बराबर जिसे आप बोलते हो। तो किसी शब्द का समान अर्थ या फिर मूल्य या फिर मान दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शहर, या इस शब्द का मतलब क्या, तो इसका इक्वल क्या, सुबह, मॉर्निंग। निधि मतलब क्या, खजाना। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। इस प्रकार से इस शब्द का मतलब ये हुआ कि दोनों शब्द में समानता है, अर्थ के आधार पर कह लीजिए, मूल्य के आधार पर कह लीजिए, या फिर समानता के आधार पर कह लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ पर इस प्रकार से शब्द हों और उनको हमको थोड़ा सरलता की ओर लेके जाना हो, तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें तुल्यता सूचक या फिर समता सूचक चिन्ह कहा जाता है। विकल्प चिन्ह, वैकल्पिक अथवा इन दोनों में से कोई एक चिन्ह, और उसके लिए मार्क ये है। किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब दो में से किसी एक को चुनना हो तो उसके लिए उन दोनों शब्दों के मध्य इस लकीर को, आड़ी लकीर को, रेखा को विकल्प चिन्ह का, इसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अथवा श्याम खेल रहा है। अब इसको हमको कैसे, अब दो अथवा हटा करके हमको ये वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग करना। इसकी जगह पर राम श्याम ऑब्लिक, इसे हम बोलते हैं ना आड़ी रेखा, खेल रहा है। अब यहां पर यह समझ में आ जाना चाहिए कि या तो राम खेल रहा है या तो श्याम खेल रहा है। फिर दूसरा वाक्य, इस प्रश्न का उत्तर सही या गलत है। अब इसकी जगह पर इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। ये चिन्ह जो है ये हमको भावार्थ दे रहा है। इतिश्री, समाप्ति सूचक चिन्ह, इसका रूप जो है आप यहां पर ये देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ये हैं। तो किसी लेख, कोई आर्टिकल आपने लिखा हो, कोई चैप्टर आपने लिखा हो, कोई पुस्तक आपने लिखी हो, खत्म हुई हो, तो उसकी समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि आर्टिकल, अध्याय, चैप्टर या कहानी या कुछ भी वो एंड हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। तो अन्य चिन्हों के माध्यम से इति श्री समाप्ति सूचक चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे ये, इन चिन्हों का प्रयोग वहां पर हम आर्टिकल के नीचे या अध्याय के नीचे, जहां पर भी चैप्टर या आर्टिकल खत्म हो रहा हो, वहां पर समाप्त हो रहा हो, एंड हो रहा हो, वहां पर हमको इनमें से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। और ये हमको ये दर्शा देता है, हमको ये समझा देता है कि ये यहां पर एंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों कर और किस किस तरह से किया जाता है, कैसे क्यों किया जाना चाहिए, इन चीज़ों को थोड़ा मैंने बारीकी के साथ आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप